इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्लास 5th, चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले बताऊंगी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के जो है कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है उसका विनाश। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेक्स्ट है पॉल्यूशन, नेक्स्ट है क्लीनिनेस ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे हम अपने पर्यावरण को साफ रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है वो क्या है। ऑल दैट सराउंड्स अस इज अवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे आसपास है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। हमें जो है, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, whatever we things around us, that is come in environment. It includes air, water, sunlight, temperature, soil and other living organisms appropriate for its way of life. तो देखिए हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें लिखा है एयर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमारे इर्द गिर्द है। वही सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण में शामिल है। There are living and non-living things in the environment which are connected with each other. तो देखिए हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर लिविंग चीज़ें भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। All the organisms including human beings depend on the environment for food, shelter, space and water. जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें लिविंग बींग्स में ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं, वो सब जो है पर्यावरण के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के स्थान के लिए, स्पेस के लिए और साथ में पानी के लिए। नेक्स्ट है दे ऑल्सो कम्पीट विद अदर्स फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। और जो ये जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कम्पीट भी करते हैं, किस लिए, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। However, sometimes human beings alter their environment according to their requirements. और कई बार जो है ह्यूमन बींग्स जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के साथ जो है छेड़खानी भी करते हैं, खिलवाड़ भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में जो है डू यू नो लिखा है, इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, द पर्सन हु स्टडीज अबाउट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण के बारे में पढ़ाई करता है, उसकी स्टडी करता है, उस व्यक्ति को हम किस नाम से बुलाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का विनाश। चलिए पढ़ते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ रिजल्टेड द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ जो है पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। ये एक तरीके से हमारे फ़ायदा तो कराती हैं टेक्नोलॉजीज़, बट इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पर्यावरण में इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल, अब आप सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ग्रीन लैंड्स हैव टू बी चेंज्ड इनटू हाई राइज बिल्डिंग्स एंड बिग इंडस्ट्रीज। जहाँ पर पहले हरे भरे खेत हुआ करते थे उन सबको अब ट्रांसफॉर्म करके वहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं और साथ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी गई हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड ऑन द रोड। और जैसा कि हमें पता है जो व्हीकल्स की संख्या है वो भी रोड पर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। अब इनसे क्या होता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। इवन द फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल स्मोक, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे भी क्या निकलता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है। दस ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। और इंसानों की जो क्रियाएं हैं, जो मानव जो रोज नए नए जो कर्तव्य करते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। द एफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो है प्रभाव क्या क्या होते हैं, जो वो करते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल,
एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड पॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान जो काम करते हैं उन सब चीज़ों का ये इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेट अस नो मोर अबाउट पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अब हम थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं पॉल्यूशन के बारे में और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अब पढ़ते हैं हम पॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन होता क्या है? जब कुछ नुकसानदायक जो पदार्थ होते हैं वो हमारे पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। इट कॉजेज हार्म टू पीपल। अब इस पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं इससे क्या होता है, लोगों को नुकसान होता है और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान होता है एंड इवन मे डैमेज द एनवायरनमेंट। और इवन क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो उसका क्या होता है, विनाश हो जाता है, पर्यावरण डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं ये पॉल्यूशन जो है इसके कॉजेज क्या क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों होता है ये पॉल्यूशन, कहाँ से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन इज ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इसका मेन कारण क्या है, इंसान के एक्टिविटीज़, जो मानव जो रोज नए नए काम करते रहते हैं ना, वही इसका मेन कारण है। इन ऑर्डर टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड। अब इंसान जो है कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए क्या होता है, जो बहुत सारे जो पर्यावरण के को नुकसानदायक जो चीज़ें होती है वो भूल जाते हैं कि इससे जो है उन्हें भी नुकसान हो रहा है, बट वो अपने जीवन को जो है और आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। दिस मीन्स मोर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रयोग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड। अब कुछ यहाँ पे मेन कारण शामिल है पॉल्यूशन के, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो मेन कॉजेज क्या क्या है पॉल्यूशन के? सबसे पहला है इंडस्ट्रियल एमिशंस। जो इंडस्ट्री से जो एमिशन का मतलब होता है बाहर चीज़ें निकलना, जैसे स्मोक निकलना, हार्मफुल गैसेज निकलना, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है पुअर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। और जो कूड़ा कचरा हम फेंक देते हैं उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं होता, निवारण नहीं होता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। जो हम जो ग्रीन लैंड एरिया होता है हम उसको फॉरेस्ट को जो है काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पेड़ों को काट करके उस लैंड को हम क्या करते हैं, अनफर्टाइल वो बन जाती है और पेड़ों को काट करके वहाँ की सारी हरियाली जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। एंड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका जो हम इस्तेमाल जो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, यही सब कारण होते हैं हमारे पॉल्यूशन के। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मेन कॉजेज क्या क्या है पॉल्यूशन के। पहला है इंडस्ट्रियल एमिशन, सेकेंड है पुअर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। चलिए अब हम पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस के जो हैं अलग अलग तरह के पॉल्यूशन होते हैं। पहला है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। तो हवा का प्रदूषण हम बोल सकते हैं या वायु प्रदूषण भी हम इसको बोल सकते हैं। सो पढ़ते हैं व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, हवा के अंदर जो है बहुत सारे नुकसानदायक पदार्थ जब एंटर कर जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो उसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एयर पॉल्यूशन। अब इसके मेन कारण क्या क्या होते हैं और ये कहाँ से होता है वो पढ़ते हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, मतलब कि एयर पॉल्यूशन को करने के कारण क्या क्या है और ये कहाँ से होता है। आर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। एग्जॉस्ट मतलब जो बाहर जो निकलता है ना, मोटर व्हीकल से धुआं, इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है, वो सब इसके क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं, पॉल्यूशन को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है द व्हीकल्स रिलीज ब्लैक स्मोक। अब जो व्हीकल्स होते हैं उनसे क्या होता है, काला धुआं निकलता है। एज मैनी व्हीकल्स डू नॉट फॉलो द एमिशन नॉर्म सेट बाय द गवर्नमेंट। आप सबको पता है जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या कर रखा है, बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, जैसे कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें है ना पॉल्यूशन की जांच करानी पड़ती है। जो हमारे ये पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जा कर के हमें जो है उनको प्रॉपर चेक कराना होता है कि हमारा जो व्हीकल है वो ज़्यादा स्मोक तो नहीं रिलीज़ कर रहा है,
लेकिन बट कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, वो समझते नहीं हैं कि इन चीज़ों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। आगे देखते हैं। मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन सेटअप इनसाइड द सिटीज़, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं इवन शहरों के अंदर जो है सेटअप कर दी गई हैं, लगा दी गई हैं। एंड दे रिलीज द स्मोक कंटेनिंग हार्मफुल गैसेज, और उन फैक्ट्रियों से बहुत सारा धुआं निकलता है जिनके अंदर बहुत सारी नुकसानदायक गैसेज होती हैं। एमिशन ऑफ गैसेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट्स द एयर। अब देखिए, जो ये गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्रीज से और इवन जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स होते हैं उनसे जो भी गैसेस निकलती हैं वो सब हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और उनकी वजह से हमारी जो एयर है वो कैसी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, जब कोई भी बिल्डिंग टूटती है, या फिर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो कूड़ा कचरा होता है सॉलिड, उसका जो डिस्पोजल होता है वो, वॉल्केनिक करप्शंस, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड फॉरेस्ट ऑफ फायर, और जंगलों में आग लग जाना, फ्यूल का बनना, या वॉल्केनिक करप्शन जब होता है, तो ये कुछ अदर रीजंस होते हैं एयर पॉल्यूशंस के। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से मैं रिवाइज कराती हूँ आपको कौन कौन से कारण होते हैं एयर पॉल्यूशन के। सबसे पहला है डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, वॉल्केनिक इरप्शन, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, forest fire, and even smoke from vehicles and factories. These are the main causes of air pollution. अब देखिए यहाँ पे डू यू नो में क्या लिखा है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दिल्ली एंड इन सम मेजर सिटीज़, दिल्ली में और कुछ मेजर जो शहर है वहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू यूज CNG compressed natural gas in the public vehicles as it causes less pollution as compared to petrol and diesel. दिल्ली में और कुछ बड़े बड़े शहरों में सरकार ने बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि हमें जो है CNG का ही प्रयोग करना है अपने व्हीकल्स में, पब्लिक व्हीकल्स में। यू नो व्हाट आर पब्लिक व्हीकल्स? पब्लिक व्हीकल्स देज आर द ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल DTC buses and other vehicles like metro and other। तो इन आजकल तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल्स आ गए हैं, वो और भी अच्छे हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। जबकि वैसे जो व्हीकल्स हैं जैसे बसेस हैं उन सब में जो है कंपलसरी किया है कि CNG से ही वो चलेंगे, क्योंकि CNG नेचुरल गैस है और इससे जो है बहुत कम पोल्यूशन होता है किसके कंपैरिजन में, पेट्रोल के और डीजल के कंपैरिजन में। ठीक है, आप सबको ये टॉपिक क्लियर होगा एयर पोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन, दैट इज वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? ठीक है, इसको हम जल प्रदूषण बोल देते हैं, पानी का पोल्यूशन बोल देते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, ये होता कैसे है, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। The introduction of harmful substances in water is called water pollution। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था एयर पोल्यूशन क्या था, हार्मफुल सब्सटेंसेस जब एंटर करते हैं एयर में तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन वही लिखी है बट इसमें हमने वाटर लिख दिया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर, पानी के अंदर जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस, नुकसानदायक पदार्थ जब एंटर कर जाते हैं उसी को बोलते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। दिस डेटेराइट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है, जो हमारा पानी है उसकी क्वालिटी जो है वो कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। Water pollution is due to the release of effluents from industries containing poisonous substances, disease causing germs etc। अब देखिए वाटर पॉल्यूशन होता क्यों है, किस चीज़ की वजह से होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस निकलते रहते हैं, जैसे कि वो एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एसिड्स को जो है बाद में जो भी, जैसे वो कोई केमिकल वगैरह बना रहे हैं या कोई भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे डस्ट, ये क्या बोलते हैं इसको, एसिड्स वगैरह होते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं। और ड्रेन करके कहाँ पहुँचाते हैं, सीधा रिवर्स वगैरह में। अब रिवर में तो आप समझिए पहले साफ पानी था, और जब उसके अंदर ये जो है एसिड्स का जो है मिलावट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वो पानी भी खराब हो जाएगा। और वो जो है जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, फिशेज़ हैं या एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वो लोग भूल जाते हैं कि हमें उसको पहले न्यूट्रलाइज करना होता है एंड देन वी कैन रिलीज इट इनटू द रिवर्स। उसके बाद हम उनको रिवर में रिलीज कर सकते हैं। आगे देखिए,
पीपल ऑफन बाथ देयर एनिमल्स, कुछ लोग जो है वो अपने जानवरों को भी नहलाने के लिए लेके जाते हैं। वॉश क्लोथ्स, इवन कपड़े धोते हैं। एंड यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हैं। और इवन घरों से जो वेस्ट निकलता है वो भी क्या करते हैं, साफ पानी में जा करके डाल देते हैं। ये सारा पानी जा करके नदियों में मिल जाता है। यही मेन कारण है वाटर पॉल्यूशन का। अब आपको समझ में आया वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या होते हैं और वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है लैंड पॉल्यूशन। चलिए अब बढ़ते हैं, लैंड पॉल्यूशन होता क्या है। डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, मटीरियल्स एंड पॉइजनस केमिकल्स ऑन लैंड इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन को हम सॉइल पॉल्यूशन भी कहते हैं। मिट्टी का पॉल्यूशन होना, मतलब कि मिट्टी खराब होना। कैसे मिट्टी खराब होती है, अगर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल किसी जगह पे जमा हो जाता है और पॉइजनस केमिकल्स अगर डाल दिए जाते हैं लैंड में, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है या लैंड पॉल्यूशन होता है। द कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन आर जनरली ड्यू टू रॉन्ग मेथड्स ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। अच्छा, इसका मेन कारण क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन का मेन कारण होता है अगर हम सॉइल को मैनेज कर रहे हैं और वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, कूड़ा कचरा हम लंबे समय तक एक ही जगह पर डाल करके रखते हैं, सॉलिड वेस्ट जो है उसको हम प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हैं, तो वो एक मेन कारण होता है हमारा लैंड पॉल्यूशन का। या फिर क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो सिंचाई के जो मेथड्स यूज़ करते हैं, जो फसलों को पानी देने का जो मेथड यूज़ करते हैं वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा लैंड पॉल्यूशन होता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू सीवेज, स्लज, डेमोलिशंस एंड कंस्ट्रक्शन। लैंड पॉल्यूशन के और भी कारण होते हैं, जैसे सीवेज, स्लज, जो सीवेज होता है, सारा जो गंदा पानी होता है वो सब जा कर के हम क्या करते हैं, कहीं पे ऐसे खुले में डाल देते हैं, तो उससे भी हमारा लैंड पॉल्यूशन होता है। डेमोलिशंस जो है, बिल्डिंग्स जो हैं उनको, इमारतों को जब तोड़ दिया जाता है तो उससे भी हमारा लैंड पॉल्यूशन होता है। या हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उससे भी क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं। लैंड पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। आज के समय में लैंड पॉल्यूशन एक जो है बहुत बड़ी जो है समस्या बन के उभरा है। देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ लैंड। अब इस लैंड पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो अच्छी जो भूमि है, लैंड है, मिट्टी है, वो क्या है, उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो टॉप सॉइल है वो अब खत्म होती जा रही है, बिकॉज वी नो दैट टॉप सॉइल इज़ अ फर्टाइल सॉइल, है ना, वो जो है नष्ट होती जा रही है। एंड प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड एवरी ईयर, और जो हमारी खेती की जो लैंड होती थी पहले, वो अब धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड है वो अनफर्टाइल होती जा रही है। अब जब ऊपर की मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी, वो रहेगी ही नहीं, तो क्या होगा, नीचे क्या है, नीचे हार्ड सॉलिड रॉक्स हैं, वो सब क्या होती हैं, जो है बाहर आ जाती हैं। दैट इसी की वजह से जो है हमारा जो फर्टाइल लैंड है अब वो धीरे धीरे अनफर्टाइल एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है। दिस इज़ ड्यू टू द ओवर यूज़ एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द लैंड। तो इन सब चीज़ों का मेन कारण क्या है, अगर हम लैंड का ओवर यूज़ कर रहे हैं, एक तो होता है यूज़ करना, जितना चाहिए आप उतना यूज़ कीजिए, बट उसको ज़्यादा अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना और उसका मिसमैनेजमेंट करना, ढंग से मिट्टी को मैनेज नहीं करना, तो यही मेन कारण होते हैं हमारे लैंड पॉल्यूशन के, या आप कह दीजिए सॉइल पॉल्यूशन के। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमने अभी जितना चैप्टर पढ़ा है उससे हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, हमें ट्रू फॉल्स यहाँ पे भरने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पॉल्यूशन कॉजेज हार्म टू पीपल बट मे नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन में कहता है कि जो पॉल्यूशन है ना, उससे नुकसान लोगों को होता है लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको, ये सही कह रहा है? ये बिल्कुल गलत कह रहा है। लोगों को तो नुकसान होता है लेकिन हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आएगा फॉल्स। सेकेंड देखिए, द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। ये कहता है एयर पॉल्यूशन के मेन जो सोर्स हैं, कहाँ से एयर पॉल्यूशन होता है, जो मोटर व्हीकल से जो एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है, और इंडस्ट्रीज से जो भी बाहर चीज़ें निकलती हैं, उन सब का यही मेन कारण है एयर पॉल्यूशन का। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा,
वॉल्केनिक eruptions एंड फॉरेस्ट फायर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। कहता है जो वॉल्केनिक eruption होते हैं और जो जंगलों में आग लगती है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। ये तो बिल्कुल गलत है। ये सब तो इनसे क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, इवन जो है हमारी लैंड भी खराब हो जाती है। तो ये हमारा वाटर पॉल्यूशन का तो कारण नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, द लैंड पॉल्यूशन इज जनरली कॉज्ड बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेथड ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। लैंड पॉल्यूशन ना, इसका मेन कारण क्या होता है कि जो सॉइल को हम मैनेज करते हैं वो ढंग से नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, लैंड पॉल्यूशन इज़ अ माइनर प्रॉब्लम। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि लैंड पॉल्यूशन जो है आजकल एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, और यहाँ पे लिखा है माइनर प्रॉब्लम। माइनर मतलब छोटी प्रॉब्लम, तो ये गलत है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एयर अबव इट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, अर्थ की जो सरफेस है, हमारी जो धरती की जो सतह है, उस पर टेम्परेचर का बढ़ जाना, तापमान में बढ़ोतरी हो जाना, और जो हमारे जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो हवा है वो ज़्यादा जो है गर्म हो जाती है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है, प्राकृतिक होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारी धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाउ एवर इफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, लेकिन इसका एक और हमारा साइड इफेक्ट है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इट कुड मेक द अर्थ वार्मर देन नॉर्मल। तो क्या होगा, हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी नॉर्मल से, तो भी लाइफ एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इवन अ लिटिल एक्स्ट्रा वार्मिंग में कॉज प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये कहता है इवन अगर थोड़ी बहुत भी अगर चेंजेस हो जाते हैं, वार्मिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर के आ जाती है लोगों के लिए, प्लांट्स के लिए और इवन जानवरों के लिए। द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। हमारी धरती पर सबसे जरूरी ऊर्जा का स्रोत, जीवन का जो स्रोत है वो क्या है, सन है। सन रेज फॉल ऑन द अर्थ। सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर गिरती हैं एंड वार्म्स अप द अर्थ सरफेस, और धरती की सतह को गर्माहट प्रदान करती हैं। अ पार्ट ऑफ द सन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, सन से जो रेज धरती पर गिरती हैं तो धरती क्या करती है, उसका जो सन की जो रेज धरती पर गिरती है, मतलब हीट जो गिरती है, वो क्या होता है, कुछ पार्ट तो धरती का जो सरफेस है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड द अदर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो बाकी बचा कुचा जो भाग होता है उसको क्या करती है, हमारी अर्थ जो होती है रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस एटमॉस्फेयर में वापस भेज देती है टकरा करके। सम ऑफ दीज रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आर ट्रैप्ड बाय द गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, आप सबको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं, तो क्या होता है, कुछ जो वापस जो अर्थ से जो है रेडिएशन गई हैं तो वो जा करके वो गैसेस जो प्रेजेंट होती है हमारी एटमॉस्फेयर में उसमें जा करके फंस जाती हैं, मतलब रह जाती हैं, विच फर्दर वार्म्स अप द अर्थ। अब फिर से वो धरती को गर्म करती हैं। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी गैसेस जो हैं उनको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस जो जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को करवाने के लिए, उन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम लिखे हैं, 3 चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और साथ में वाटर वेपर है। यही रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नया वर्ड पढ़ा है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। क्या होता है ये ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान से सुनिए। द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा जो है अभी इसकी मात्रा
बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Is it clear to you? The increase in the concentration of CO2 on the Earth's surface is called global warming. This is the small definition of it. ठीक है, CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारी धरती की सतह का तापमान भी बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। We know that carbon dioxide is used by the plants for photosynthesis. अब ये तो हमें पता है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। बट नाउ अ डेज वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग फ्यूल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ही ख़त्म करते जा रहे हैं। अब फॉरेस्ट में क्या है, पेड़ पौधे हैं। जब हम फॉरेस्ट को ही ख़त्म करेंगे तो पेड़ पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे। एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग फ्यूल्स। अब जब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, मतलब पेट्रोल, डीजल, जब हम इन सब चीज़ों को, कोयले को, इनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, अब हम फॉरेस्ट को भी ख़त्म कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला तो कोई भी नहीं रहा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा है, हेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विच हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई नहीं रहा, उनको एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं रहा, तो क्या होगा, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे यहाँ बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको समझ आया ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। आगे देखिए, ईच ऑफ अस कैन डू अवर बेस्ट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम क्या कर सकते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना। अपने बलबूते पर हमें कोशिश करनी चाहिए अपने पर्यावरण को नुकसान होने से बचाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम रिड्यूस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सेकेंड है रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फ्यूल्स। हमें जो फ्यूल्स का इस्तेमाल है उनको कम करना चाहिए। नेक्स्ट है सेविंग एनर्जी रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पानी को, इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी वाले जितने भी संसाधन हैं हमें उनको बचा के रखना चाहिए, है ना। जब हमें लाइट्स की ज़रूरत हो हमें तभी लाइट्स ऑन करनी चाहिए, अदरवाइज़ फ़ैन जब हमें ज़रूरत है तभी हमें चलाना चाहिए। ये नहीं कि आप रूम से बाहर है और फ़ैन चल रहा है, लाइट ऑन है ना। इस तरीके से हम लोग अपनी लाइट को और वाटर को जो है सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम बचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डू यू नो में क्या लिखा है, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ आर टर्म्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि जो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो ट्रैप करती है एनर्जी को धरती से, उन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। यहाँ पे नाम दिया है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मेन ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीनिनेस ऑफ एनवायरनमेंट। जो पर्यावरण है हम उसको कैसे साफ रख सकते हैं उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। द एनवायरनमेंट इज़ योर इमीडिएट सराउंडिंग। आपको पता है जो पर्यावरण है वो है क्या, वो हमारे आसपास का जितना भी एरिया होता है वही उसको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इट इज़ अवर मोरल एंड सोशल ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। ये हमारी सामाजिक ड्यूटी है और हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। योर सराउंडिंग इंक्लूड्स योर नेबरहुड। अब आपके आसपास है क्या चीज़ें, हमारा आस पड़ोस, एंड इवन द स्कूल वेयर यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एवरी डे। इवन आपकी क्लासरूम्स हैं, आपका स्कूल प्लेग्राउंड है, आपका पूरा जो स्कूल है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, और वहाँ पर हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। लिविंग इन क्लीन प्लेसेस हैज़ ऑलवेज बीन गुड फॉर पीपल। अगर हम साफ सुथरी जगह पर रहेंगे तो वो हम सब लोगों के लिए अच्छा है। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा जो है जो हमें ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। एंड द रोड्स वी वॉक ऑन, जिस रोड पर हम चलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं पॉल्यूशन से
फ्री होनी चाहिए, ठीक है, प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द पार्क्स, लॉन्स, रोड्स एट्सेट्रा नियर आवर होम्स क्लीन ऑल द टाइम्स। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने पार्क्स को, लॉन्स को, रोड को, इवन अपने घर को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए हर समय पर। इज़ इट क्लियर? तो आज से आप साफ़ सफाई रखेंगे? यस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स योर सराउंडिंग्स डर्टी? ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आपका आस पड़ोस जो है, आपका एनवायरमेंट जो है वो गंदा होता है। मैनी रीजन्स दैट मेक द सराउंडिंग्स अनक्लीन एंड डर्टी आर व्हेन। अब देखें यहाँ पे कुछ है ना कारण लिखे गए हैं कि जिनकी वजह से हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे आस पड़ोस है, वो गंदा होता है। वो उन क्या क्या होता है? तो फर्स्ट देखिए, डर्टी वाटर इज कलेक्टेड इन द सराउंडिंग्स। अगर हमारे आस पड़ोस में गंदा पानी अगर इकट्ठा होता है तो उससे हमारी सराउंडिंग क्या होती है? गंदी हो जाती है। सेकेंड है, मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज आर सीन एवरीवेयर। मक्खी मच्छर जो है अगर आपको हर जगह देखने को मिलते हैं तो उससे भी क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स गंदी हो जाती है। नेक्स्ट है, पीपल स्पिट ऑन द रोड। अगर कुछ लोग जो है रोड पर थूक देते हैं तो वो उससे भी क्या होता है? हमारे आस पड़ोस जो है वो गंदा हो जाता है। प्लास्टिक आइटम्स आर थ्रोन इन द ड्रेन्स। जो नालियाँ होती हैं उनमें प्लास्टिक के आइटम्स जो है फेंक दिए जाते हैं तो उससे भी हमारी सराउंडिंग्स गंदी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ड्रेन्स आर क्लॉग्ड ड्यू टू प्लास्टिक। अब आपको पता है अगर आप प्लास्टिक के आइटम्स जो है ड्रेन्स में फेंकेंगे, नालियों में फेंकेंगे तो क्या होगा? नालियाँ जो है जाम हो जाएंगी, प्रॉपर तरीके से पानी जो है हमारा डिस्पोज जो है नहीं होगा। सो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी सराउंडिंग्स जो होती है वो गंदी होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप्स टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिससे हम अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू कीप योर हाउस एंड द नेबरहुड क्लीन। आपको कोशिश रखनी चाहिए कि आपको अपने घर को और अपने आस पड़ोस को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट है, कीप द क्लासरूम एंड स्कूल प्रेमिसेस क्लीन। आपको अपनी क्लासरूम और अपने स्कूल का जो भी एरिया है वहाँ पर आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। जो कूड़ा कचरा है वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। थ्रो द यूज्ड पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स इन सेपरेट बिन्स। आपने पॉलिथीन बैग्स को और जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको एक अलग बिन में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है, क्लीन द डस्टबिन रेगुलरली। हमें जो डस्टबिन है उसकी भी प्रॉपर तरीके से साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, मेंटेन द टॉयलेट्स क्लीन एंड हाइजेनिक। और जो टॉयलेट्स हैं उनको भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नेवर स्पिट ऑन द रोड्स। हमें कभी भी रोड पर थूकना नहीं चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से हम अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव द सराउंडिंग्स। हम किस तरीके से अपने आस पड़ोस में जो है सुधार ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव द क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग्स। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम अपने आस पड़ोस में साफ सफाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस नीड टू पुट इन लिटिल एफर्ट। हम सबको एक छोटी सी कोशिश करनी होगी। एज क्लीनलीनेस इज पॉसिबल बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एवरीवन। क्योंकि अगर हम सब लोग साफ सफाई के बारे में सोचेंगे तो हम इस तरीके से पूरे अपने आस पड़ोस में साफ सफाई ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कीप सेपरेट बिन्स फॉर प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक वेस्ट। हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग जो है बिन्स रखने चाहिए, प्लास्टिक आइटम्स के लिए अलग और नॉन प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग। सेकंड है, सेपरेट द प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक गार्बेज। और फिर हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग कर देना चाहिए प्लास्टिक आइटम्स को और नॉन प्लास्टिक गार्बेज को। थ्रो द वेस्ट इन द अप्रोप्रिएट बिन टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रॉपरली। अब हमें जो है जो कूड़ा कचरा है उनको भी सही डस्टबिन में फेंकना चाहिए ताकि जो कूड़ा कचरा है उसका प्रॉपर तरीके से निवारण हो सके। नेक्स्ट है, पिक अप द लिटर फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड एंड इन योर सराउंडिंग एरिया। अब हमें क्या करना चाहिए? जो कूड़ा कचरा हम देखते हैं अपने स्कूल के ग्राउंड में या अपने आस पड़ोस में जो भी हमें कूड़ा कचरा दिखाई देता है, हमें उस कूड़े कचरे को उठाकर फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है, रिसाइकल एंड रीयूज थिंग्स दैट यू डू नॉट यूज एनी मोर। हमें जो है बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकल भी करना चाहिए और रीयूज भी करना चाहिए उन चीज़ों को जो हम अभी इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स, दे विल कीप द एयर फ्रेश। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने आस पड़ोस में लगाने चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे आसपास की जो हवा है वो शुद्ध हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। नेक्स्ट है से नो टू प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक को बिल्कुल सख्त तरीके से नो कर देना चाहिए, मतलब कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट है यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग। हमें क्या करना चाहिए, शॉपिंग के लिए भी हमें या पेपर बैग आप इस्तेमाल कीजिए या फिर हम क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ स्टेप्स थे जिनका इस्तेमाल करके हम अपने सराउंडिंग्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रू फॉल्स लिखे हैं, उनके आंसर्स हम लोग देते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इन द राइज इन प्रेशर ऑफ द एयर ऑन द अर्थ। तो हमने अभी पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है प्रेशर के बढ़ने से नहीं होता है, ये टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से होता है। तो ये फर्स्ट का आंसर आएगा फॉल्स। सेकेंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। तो ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और यहाँ पे लिखा है नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, सो इसका आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड है इट इज़ अवर मोरल एंड सोशल ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखनी चाहिए, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है कीप सिंगल बिन फॉर प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक वेस्ट। हमें जो है सिंगल एक ही बिन रखना चाहिए जिसमें प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक वेस्ट रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट है कीप द क्लासरूम एंड स्कूल प्रेमिसेस क्लीन। हमें जो स्कूल का एरिया है और जो क्लासरूम अपने का एरिया है उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ते हैं To keep the cities and towns clean all over the country, a cleanliness drive has been started by the government of India. तो ये देखिए हमारे शहरों को, कस्बों को साफ रखने के लिए, पूरी कंट्री को साफ सुथरा रखने के लिए एक सफाई अभियान जो है हमारी भारतीय सरकार ने चलाया है, which aims to keep the roads, streets and others सेटअप्स क्लीन, जिसका मेन मकसद क्या है, रोड्स को, गलियों को और आसपास के जितना भी एरिया है उसे साफ सुथरा रखने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मकसद है। लेट अस नो अबाउट इट। चलिए अब हम उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोग्राम ड्राइव चलाया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए उस ड्राइव का नाम यहाँ पर लिखा है स्वच्छ भारत अभियान। अब ये है क्या, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ऑल्सो कॉल्ड द क्लीन इंडिया मिशन, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्लीन इंडिया मिशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ नेशनल लेवल कैंपेन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक ऑल द टाउन्स क्लीन। तो ये जो है एक अभियान जो है चलाया गया था भारत की सरकार के द्वारा, जिसमें हमारा मेन मकसद क्या है, अपने जितना भी टाउन्स हैं, एरियाज़ हैं, उनको सबको साफ सुथरा रखने का। दिस कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 145th birth anniversary of Mahatma Gandhi on 22nd October in 2014 at राजघाट न्यू दिल्ली। स्टार्टिंग जो है इस कैंपेन की वो कब हुई थी, महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे हुई थी, जो कि 2 अक्टूबर को आती है। 2014 में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था राजघाट न्यू दिल्ली से। दिस मूवमेंट इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ऑफ टॉयलेट्स, promoting cleanliness in the rural areas, cleaning streets and the roads of the countries। इस मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है स्टार्टिंग में की गई हैं और अभी भी जो है की जा रही हैं, जिससे कि हम अपने पूरे राष्ट्र को, अपने भारत देश को जो है साफ़ सुथरा बना सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे टॉयलेट्स का निर्माण किया गया और प्रमोटिंग क्लीनलीनेस, जो साफ़ सफाई जो है उसको जो है बढ़ावा दिया गया। गाँव में, इवन जो है शहरों में, कस्बों में, हर किसी ने इसमें जो है भाग लिया है। क्लीनिंग स्ट्रीट्स, गलियों को साफ़ रखने के लिए और इवन रोड्स को जो है साफ़ रखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब से हम पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करेंगे और जो है अपने आस पड़ोस में साफ़ सफाई रखेंगे। सो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।